नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने सुना था कि अनिका और रोहित दोनों ही अब सो गए थे। अनिका रोहित के हाथ का पिल्लो बनाकर उसके ऊपर सो चुकी थी। अगली सुबह आज सूरज की पहली किरण रोहित और अनिका के चेहरे पर पड़ रही थी कि तभी अनिका की आंखें खुलती है। अब अनिका खुद को ही रोहित की बाहों से आजाद करती है। अनिका को आभास होता है कि वो अभी भी रोहित के हाथ पर ही सो रही थी। अब अनिका सोचती है कि वो पूरी रात रोहित के हाथ पर सो रही थी, कहीं अब उसके हाथ में पेन तो नहीं हो रहा होगा, क्योंकि रोहित ने भी अनिका के सिर के नीचे से अपने हाथ को नहीं निकाला था। इसलिए जैसे ही अनिका की आंख खुली वो जल्दी से अपने सिर को उसके हाथ के ऊपर से उठाती है। अब अनिका खुद को रोहित की बाहों से आजाद करती है और फिर वो बेड से उठकर अब शावर लेने के लिए बाथरूम में चली जाती है, क्योंकि अनिका अब रोहित के उठने से पहले जल्द से जल्द तैयार होना चाहती थी। कुछ देर शावर लेने के बाद अब अनिका जब बाहर आती है तो वो देखती है कि रोहित अभी भी वैसे के वैसे ही सो रहा था जैसे वो बाथरूम में जाने से पहले उसे छोड़कर कहीं गई थी। रोहित अभी भी अपनी उसी ही पोजीशन में था। रोहित अभी तक टस से मस नहीं हुआ था। अनिका अब रोहित को जगाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा प्लीज उठ जाइए, देखिए ना कितना बड़ा दिन निकल चुका है, हम लेट हो चुके हैं। अनिका किस बात पर अब रोहित अपनी आंखें हल्की सी खोलता है तो सामने उसे अनिका दिखाई देती है। अनिका को ऐसे देखकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। रोहित अब अपने बेड से उठकर अब बैठ जाता है और फिर एक पल के लिए तो उसका मन कर रहा था कि वो अभी फिर से वैसे का वैसे ही सो जाए, क्योंकि उसे भी पता था आज से फिर उसे अपनी फाइटिंग स्किल्स के लिए यहाँ से जाना होगा और ये शायद ये पल अभी आज के लिए उन दोनों के आखिरी थे। उसके बाद पता नहीं वो दोनों कब एक दूसरे से मिलने वाले थे। लेकिन अब ज्यादा ना सोचते हुए रोहित अब अपने वो बेड के ऊपर बैठ जाता है और फिर वो अनिका को देखते हुए कहता है कि मॉर्निंग हो तो ऐसी ही हो, रोज सुबह मेरी आंख खुले और सामने मुझे तुम्हारा ये प्यारा सा हसीन सा चेहरा दिखाई दे। सच में अनिका मैं बता नहीं सकता कि तुम्हारे चेहरे को देखने मात्र से ही मेरी तो पूरी ही मॉर्निंग इतनी अच्छी हो जाती है। मैं दुआ करता हूँ कि मेरी हर मॉर्निंग बस ऐसी ही हो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका के भी चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। अब अनिका कहती है, ओके मिस्टर मारवा आप जल्दी से जाकर शावर कर लीजिए, क्योंकि पहले ही हम बहुत ही लेट हो चुके हैं। हमें कॉलेज जाने से पहले एक बार पापा से भी तो मिलना है ना, क्योंकि जैसे हमने कल तय किया था एक बार हम पहले पापा से बात कर लेते हैं। अनिका की बात सुनकर अब रोहित उसे हाँ में अपना सिर हिला देता है और फिर वो अपने बेड से उठकर जल्दी से शावर लेने के लिए वो बाथरूम में चला जाता है। अनिका भी अपने ड्रेसिंग मिरर के सामने अब तक पूरी तरह से रेडी हो रही थी कि तभी उसे एहसास होता है कि रोहित का फोन बज रहा था। अनिका ने सोचा कि शायद इम्पोर्टेंट होगा, इसलिए अनिका जल्दी से अब फोन के पास गई तो उसने देखा कि रोहित के फोन पर कविनालिशा का फोन आ रहा था। कविनालिशा के फोन को देखकर एक पल तक के लिए तो अनिका हैरानी में चली गई थी कि आखिर सुबह सुबह कविनालिशा रोहित को फोन क्यों कर रही है। इससे पहले कि अनिका रोहित का फोन उठाने जाती उससे पहले ही फोन डिस्कनेक्ट हो गया था, क्योंकि अनिका ने सोचने में ही ज्यादा टाइम लगा दिया था। कविनालिशा का नंबर रोहित के फोन पर देख के अनिका इतनी हैरान हो गई थी कि उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि वो पहले फोन को उठा ले। जब तक अनिका अपने सेंस में आती है तब तक फोन डिस्कनेक्ट हो चुका था और फिर दोबारा से वो फोन जब बजने लगा तब अनिका अपने सेंस में आई। अनिका भी यही सोच रही थी कि आखिर इतनी सुबह सुबह कविनालिशा को मिस्टर मारवा से क्या ही बात करनी होगी। ये सोचते हुए अब अनिका ने रोहित का फोन उठा लिया। अनिका ने जैसे ही रोहित का फोन उठाया तो फिर वो हेलो कहने ही वाली थी कि तभी कविनालिशा ने कहा कि किंग मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। इससे पहले कि कविनालिशा अपनी बात को आगे बढ़ाती या वो कुछ भी कहती उसके कानों में एक आवाज आई कि मैं किंग नहीं मैं अनिका बोल रही हूँ। ये सुनते ही कविनालिशा ने कहा, तुमने किंग का फोन क्यों उठाया है, ये फोन तो किंग का है ना, तो उसे किंग को ही उठाने देती।
ये सुनते ही अब अनिका ने कविनालिशा से कहा, बिकॉज आई एम हिज वाइफ। क्योंकि कविनालिशा ने जिस तरह से अनिका से बात की वो अनिका को भी काफी वियर्ड लग रही थी कि आखिर वो अनिका से ऐसे बात क्यों कर रही है, क्योंकि अनिका रोहित की बीवी है तो वो उसका फोन उठा सकती थी। एंड बिकॉज आई एम हिज वाइफ एंड आई हैव ऑल द राइट टू डू दिस, ओके, इसलिए मैं रोहित का फोन उठा सकती हूँ। अनिका की इस बात पर अब कविनालिशा कहती है कि किंग कहाँ है, क्या तुम मुझे वो बता सकती हो, मुझे उससे जरूरी बात करनी है। आलिशा के इस सवाल पर अब अनिका कहती है कि वो अभी कुछ जरूरी काम कर रहे हैं, उसके बाद वो तुमसे बात कर लेंगे। अगर कोई इम्पोर्टेंट मैसेज हो तो आप मुझे बता सकती हैं, मैं आपका मैसेज उन तक पहुंचा दूंगी अगर आप चाहें तो। अनिका की इस बात पर अब कविनालिशा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो भी कुछ भी नहीं कर सकती थी, क्योंकि वो भी अच्छी तरह से जानती थी कि अनिका है तो रोहित की पत्नी ही, इसलिए अनिका का रोहित के ऊपर पूरा ही हक है, वो उसका फोन भी उठा सकती है। और इसीलिए अब कविनालिशा भी कुछ नहीं कह सकती थी, क्योंकि कविनालिशा को भी अब अपनी गलती का एहसास होता है कि उसने कैसे अनिका से ये कह दिया था कि वो किंग का फोन कैसे उठा सकती है। लेकिन अनिका की अब बात को सुनकर अब कविनालिशा बस इतना ही कहती है, नहीं, इसकी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं ये बात किंग से ही करूंगी, मैं दोबारा से कॉल कर लूंगी अगर मुझे उनसे ये बात करनी होगी तो, क्योंकि मेरे लिए ये बात सिर्फ किंग से करना ही जरूरी है। इतना कहते ही कविनालिशा अब अपने फोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। कविनालिशा ने फोन तो डिस्कनेक्ट कर ही दिया था, लेकिन अनिका के दिमाग में बहुत सारे ही सवालों को छोड़ दिया था, क्योंकि कविनालिशा के फोन को डिस्कनेक्ट करते ही अब अनिका के दिमाग में न जाने कौन कौन से सवाल घूमने लग गए थे। अनिका भी अपने इन्हीं ख्यालों में ही थी। अनिका को ये भी एहसास नहीं होता कि रोहित अभी बाथरूम से आ चुका है और वो उसके पीछे खड़ा होकर बस वो उसे ही देखे जा रहा था। रोहित अब बस एक नजर अनिका को ही देखे जा रहा था, क्योंकि अनिका के हाथ में रोहित का फोन उसे साफ साफ दिखाई दे रहा था, जिससे रोहित को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगती कि शायद किसी का फोन था। इसलिए अब रोहित अनिका से कहता है कि अनिका किससे बात कर रही थी, तुम मेरे फोन से, किसका फोन था, क्या तुम मुझे बता सकती हो। अनिका के इस सवाल पर अब अनिका रोहित को घूर घूर कर देखने लगती है। अनिका का ऐसा रिएक्शन देखकर रोहित भी अब एकदम से हैरान हो जाता है कि आखिर अनिका उसे क्यों देख रही है, आखिर अब उसने ऐसा क्या कर दिया जो अनिका उसे घूर घूर कर देख रही है। क्योंकि अनिका जब भी रोहित को ऐसे घूर घूर कर देखती थी तो रोहित सोचने पर मजबूर हो जाता था कि आखिर उसने अब ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया जो वो उसे अनिका के गुस्से का सामना करना पड़ेगा। रोहित अभी अपने इन्हीं सब ख्यालों में था कि आखिर अब उससे कौन सी गलती हो गई है, वो तो जस्ट अभी ही तो नहा के आया है। रोहित अब काफी ही हैरान होता है और अब वो अनिका से फिर से कहता है, क्या हुआ है अनिका, तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो, अब मैंने क्या किया है। रोहित के इस सवाल पर अब अनिका अब रोहित से कहती है कि आज तो आप मुझे बता ही दीजिए कि आखिर राजमहल से आपका क्या रिश्ता है, क्योंकि मिस्टर मारवा सच में मैं बहुत ही परेशान हो चुकी हूँ ये सोच कर, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि तुम ये सवाल स्वाति माँ से ही क्यों नहीं पूछती हो, मैंने पहले भी तो तुम्हें कहा है कि तुम्हें इसके बारे में माँ से पूछना चाहिए, वो तुम्हें अपना सच बता देगी, तुम्हें हर एक उस सवाल का जवाब मिल जाएगा जो तुम मुझसे पूछ रही हो राजमहल के बारे में। रोहित की इस बात पर अब अनिका जवाब देती है, क्या मेरी माँ का सच आपके सच से अलग होगा क्या मिस्टर मारवा, सच का कोई भी वर्जन नहीं होता है, प्लीज मिस्टर मारवा मुझे बता दीजिए, क्योंकि मुझे इतना विश्वास है जो सच आप मुझे बताएंगे वही माँ का भी विश्वास होगा, क्योंकि सच का कोई भी वर्जन नहीं होता है, सच सच होता है चाहे उसे कोई भी बताए। इसलिए मिस्टर मारवा मैं चाहती हूँ कि आप ही मुझे इस सच के बारे में बताइए। अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है कि सब जानते हैं कि तुम्हारी माँ ने किंग को मारा है, अगर मैं तुम्हें ये बात बताऊंगा तो मैं अपने नजरिए से बताऊंगा और सोचो अनिका, अगर बड़ी रानी तुम्हें ये बात बताए कि तुम्हारी माँ ने किंग को मारा है तो वो तुम्हें ये बात अपने नजरिए से बताएगी तो उनका वर्जन अलग होगा, लेकिन सच तो सिर्फ वो दो लोग ही जानते हैं ना, आखिर क्या वजह होगी उसकी कि खुद को दुनिया की नज़र में मरा हुआ साबित करना पड़ा था दोनों को, लेकिन सच तो अब हम दोनों ही जानते हैं कि वो दोनों अभी भी जिंदा हैं। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अब रोहित कहता है कि देखो अनिका, अब तक जितना भी मैं अपने नाना के बारे में जान पाया हूँ वो तो दुश्मनों के प्लान में फंसकर भी अपना प्लान बना लेते हैं। अनिका, मैं पूरे यकीन से तो नहीं कह सकता, लेकिन हाँ मैं इतना जरूर जान गया हूँ कि
मुझे शक है कि मेरे नाना ने जानबूझकर स्वाति माँ को अपने ऊपर अटैक करने दिया था ताकि उनके बाद वो अपना प्लान एग्जीक्यूट कर सकें। क्योंकि रोहित को अभी भी शक था कि उसके नाना अभी भी जिंदा है, क्योंकि उसके नाना जिस तरह से प्लानिंग करते थे उसके हिसाब से रोहित ये अपना मन बना चुका था कि उसके नाना को कोई भी ऐसे नहीं मार सकता है। और जिस तरह से स्वाति मल्होत्रा और उसके नाना दोनों पहले आपस में काम करते थे, तो उससे अब रोहित एक इस डायरेक्शन में सोचता है कि हो ना हो किंग ने ही स्वाति मल्होत्रा को बोला होगा कि वो उसके ऊपर हमला करे ताकि आगे वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट कर सके। एक पल के लिए तो जब अनिका ने रोहित के मुंह से ये सुना कि वो दोनों जिंदा है, तो अनिका भी एक पल के लिए हैरान हो गई थी कि आखिर रोहित इतने विश्वास के साथ कैसे कह सकता है। लेकिन अनिका तो इस सच को जानती ही थी कि किंग जिंदा है। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी एक गहरी सोच में थी। अपनी सोच से अब बाहर आकर अब अनिका ने कहा कि मुझे आपसे सच जाना है मिस्टर मारवा, क्योंकि मेरे लिए आपका सच मायने रखता है। मुझे ये नहीं देखना कि किसका वर्जन क्या है और क्या नहीं, क्योंकि आप सिर्फ मुझे सच बताइए, ना कोई अपना वर्जन। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, अगर तुम इतनी ही जिद कर रही हो तो मैं तुम्हें कुछ बता सकता हूँ, लेकिन पूरा सच तो तुम्हें सिर्फ उन्हीं दो लोगों से ही पूछना चाहिए। एक तक तो हम अब तक पहुँच नहीं पाए हैं, लेकिन हाँ, स्वाति मल्होत्रा यानी कि माँ से तो हम जरूर हमारा आमना सामना हो चुका है। माँ हमारे ही सामने है, उससे तो हम पूछ ही सकते हैं। अपनी बात को अब आगे बढ़ाते हुए रोहित ने कहा, ये बात अनिका उस वक्त की है जब तुम स्वाति माँ के पेट में थी, जब माँ प्रेग्नेंट थी और मैं भी शायद उस वक्त 4 या 5 महीने का ही था। उन दिनों बड़ी रानी ने एक बच्ची को गोद लिया था, जिसका नाम उन्होंने आलिशा रखा था। ये कहने के बाद रोहित अब थोड़ी देर के लिए खामोश हो जाता है। अब रोहित को इस तरह खामोश होता हुआ देखकर अब अनिका उसके बोलने का इंतजार कर रही थी, लेकिन उसे खामोश देखकर अब अनिका का जब पेशेंस जवाब दे जाता है, तब अनिका रोहित से कहती है, क्या हुआ था मिस्टर मारवा उसके आगे? और जब आप ही उस वक्त 4 या 5 महीने के थे, तो फिर आपको कैसे पता चला उस वक्त का सच? ये बात कहते हुए ही अब अनिका कहती है कि मेरी माँ राजमहल तक कैसे पहुंची उस समय। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि इसके पीछे भी एक लंबी कहानी है अनिका, वो मैं भी नहीं बता सकता। और प्लीज अब तुम मुझसे वो मत पूछो, क्योंकि वो सच है, या तुम अभी अपनी माँ से ही पूछ लो या फिर इंतजार करो कि मैं उन तक पहुँच जाऊँ। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका फटी हुई आंखों से बस रोहित को ही देख रही थी, क्योंकि रोहित यहाँ पर अनिका को सीधे सीधे ही कहता है कि वो सच या तो तुम स्वाति माँ से ही पूछो या फिर उस दिन का इंतजार करो जब मैं अपने नाना तक पहुँचूंगा, और तब मैं तुम्हें उनसे पूछकर वो सच बताऊंगा। अनिका ने अब रोहित से पूछा कि कैसे पहुंचोगे तुम उन तक? क्या तुमने कोई प्लान बनाया है? क्योंकि आखिर अनिका भी रोहित से ये जानना चाहती थी कि आखिर रोहित अपने नाना तक कैसे पहुंच पाएगा, क्योंकि अनिका तो जानती ही थी कि उसके नाना जिंदा है। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि मेरे पास एक प्लान है, बस तुम्हें उस प्लान में मेरा साथ देना होगा अनिका। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि कैसा प्लान है मिस्टर मारवा तुम्हारे पास? ये कहते हुए ही अब अनिका रोहित से कहती है कि तुम मुझे बाद में बता देना, अभी मुझे ये बताओ कि उसके बाद क्या हुआ था, क्योंकि उस प्लान में तो मिस्टर मारवा मैं तुम्हारा साथ दे ही दूंगी, वो हम बाद में प्लान बनाते हैं। लेकिन अभी मेरे लिए मैं तुमसे जो भी कुछ पूछ रही हूँ, मुझे बस अभी उस सच के बारे में बताओ। मुझे अभी अपना साथ देने के मामले में मुझे डिस्ट्रैक्ट मत करो। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि ये बात उन दिनों की थी जब स्वाति माँ के 9 मंथ कंप्लीट हो गए। तुम किसी भी वक्त इस दुनिया में आ सकती थी, तभी बड़ी रानी हमेशा की ही तरह स्वाति माँ का और मेरी माँ का ख्याल रखती थी, और मुझे और आलिशा को लेकर कोई भी लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती थी कि तभी उस दिन राजमहल पर किसी ने अटैक कर दिया था, क्योंकि वहां पर बड़ी रानी ही थी जो आयशा मारवा यानी कि मेरी माँ और तुम्हारी माँ दोनों की ही देखभाल करती थी, क्योंकि उस समय मैं भी बहुत ही छोटा था और तुम्हारा भी जन्म किसी भी समय होने वाला था, इसलिए उस समय स्वाति माँ भी राजमहल में ही थी। जैसे ही ये बात बड़ी रानी को पता चली, उन्होंने सबसे पहले हम सब की सिक्योरिटी को प्रेफरेंस दिया था, और उन्होंने एक हाथ में मुझे पकड़ लिया और दूसरे हाथ से अपनी बच्ची को पकड़ने ही वाली थी कि उसी वक्त स्वाति माँ का लेबर पेन शुरू हो गया था और वो चीखने लगी थी। बड़ी रानी इससे पहले कि सर्वेंट से कुछ कहती या कोई भी मदद ले पाती, उन्होंने देखा कि उनके सर्वेंट भी दुश्मनों के साथ मिले हुए थे।
क्योंकि जो सर्वेंट्स उस समय पर राजमहल में मौजूद थे उन सबको दुश्मनों ने खरीद लिया था। ये देखकर तो बड़ी रानी को एकदम से ही शौक लगता है, क्योंकि उस समय बड़ी रानी खुद को काफी अकेला महसूस करती है। लेकिन जल्दी ही खुद को संभालते हुए उन्होंने सोचा कि वो पहले स्वाति माँ को और मुझे उस सीक्रेट रूम तक पहुंचा दे जहां पर उन्होंने आयशा माँ को पहले से ही रखा हुआ था। क्योंकि आयशा माँ की हालत उस समय पर ज्यादा अच्छी नहीं थी, इसीलिए ही बड़ी रानी मेरी भी परवरिश साथ के साथ कर रही थी। जब उस समय पर बड़ी रानी ने यही सोचा था कि क्योंकि उस समय पर सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पर उन्होंने मुझे और स्वाति माँ को ही रखा था, इसलिए वो पहले उन्हें उस सिक्योरिटी रूम तक पहुंचाना चाहती थी ताकि हम दोनों सेफ रहें। बड़ी रानी ने कुछ ही देर में वो मुझे और स्वाति माँ को उस रूम में ले जाकर मुझे आयशा माँ के पास ही लेटा दिया था और फिर वो स्वाति माँ से कहने लगी, तुम यहीं रुको, मैं उसे बुलाती हूँ। एक वही है जिस पर मुझे पूरी तरह से भरोसा है, तुम्हें उस पर भरोसा करना होगा, वो तुम्हारे बच्चे को कुछ नहीं होने देंगी। ये कहते हुए ही बड़ी रानी कहती है कि मैं अपनी बच्ची को लेकर आती हूँ। ये कहते हुए ही जैसे ही बड़ी रानी उस रूम के दरवाजे को खोलने के लिए गई तो बड़ी रानी ने दरवाजे की होल से देखा तो बाहर का नजारा देखकर तो उनके पैरों तले से एकदम जमीन ही खिसक गई थी। ये देखकर के जिस सिक्योरिटी गार्ड पर उन्होंने इतना भरोसा किया था उसी ने उनकी बेटी को बेरहमी से वहीं पर ही मार दिया था। ये देखकर तो बड़ी रानी तो एकदम से ही टूट गई थी, क्योंकि बड़ी रानी की उस बच्ची में जान बसती थी। लेकिन जब बड़ी रानी मुझे और स्वाति माँ को वहां पर उस सिक्योरिटी रूम में छोड़ने के लिए आई थी तो दुश्मनों से बचाने के लिए वो अपनी बेटी को अपने साथ नहीं बचा पाई थी। उनकी बेटी उस वक्त वहां पर बाहर ही थी। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने बड़े ध्यान से दरवाजे को खोलते हुए देखा तो उस सिक्योरिटी गार्ड ने उनकी बेटी को ही बड़ी ही रहमी से वहीं पर मार दिया था। तभी उन्होंने अपने दुख को भुलाकर अपना फोन निकाला और एक मैसेज टाइप करते हुए कहा कि तुम्हारी यहाँ जरूरत है, स्वाति को लेबर पेन शुरू हो गया है। उन्होंने किसी को उस समय पर मैसेज किया था, मैं इस वक्त तुम्हारे अलावा किसी पर भी भरोसा नहीं कर सकती हूँ, जितनी जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ। ये कहते हुए ही रोहित अब खामोश हो जाता है और अब वो अनिका से फिर से कुछ पल चुप रहने के बाद कहता है, इसके बाद का सच तुम प्लीज स्वाति माँ से ही पूछ लेना। मैं शायद अब आगे के बारे में नहीं बता पाऊंगा अनिका, क्योंकि मैं जितना बता पाया मैंने तुम्हें बता दिया। इसके आगे का तो तुम्हें माँ ही बता सकती है। अब मुझे इससे आगे का पूछने के लिए प्लीज मुझे मजबूर मत करना। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका कहती है कि तुम इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो मिस्टर मारवा, तुम खुद ही सोचो कि इतना बड़ा अटैक खुद पर सहने के बाद भी कभी नालिशा ठीक है। अनिका की ये बात सुनकर अब रोहित नामे अपना सिर हिला देता है और अब वो कहता है कि नहीं नहीं अनिका, कोई नालिशा वो आलिशा नहीं है, क्योंकि वो आलिशा जो बड़ी रानी की उस समय बेटी थी वो मर चुकी थी। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर तो अब अनिका बस फटी हुई आंखों से रोहित को ही देख रही थी और अब वो कहती है, तो फिर ये आलिशा कौन है मिस्टर मारवा? अगर वो बड़ी रानी की वो बेटी मर चुकी है, वो आलिशा मर चुकी है, तो फिर ये आलिशा कौन है, क्या मुझे बताओगे? अनिका के इस सवाल पर अब रोहित कहता है कि आज के लिए इतना ही प्लीज अनिका, प्लीज अब, और क्योंकि तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि मैं तुम्हें किसी भी चीज के लिए मना नहीं कर सकता, इसलिए प्लीज अब मुझे और मजबूर मत करो। रोहित की ये बात सुनकर अब अनिका भी हाँ में अपना सिर हिला देती है, क्योंकि अब अनिका रोहित को और ज्यादा मजबूर सच में नहीं करना चाहती थी। अगर रोहित का मन होता तो वो उसे शायद अपने आप ही आगे की बात बता सकता था। और अब फिर वो रोहित के एकदम से गले लग कर कहती है, आपको ये सब किसने बताया है मिस्टर मारवा? मैं तो कुछ भी नहीं जानती हूँ अपने बारे में कि ऐसा भी कुछ हुआ था, मुझे तो किसी ने भी कुछ भी नहीं बताया है। आपको कैसे पता? मुझे तो आज पता चला है कि मेरा जन्म राजमहल में ही हुआ था, नहीं तो मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरा जन्म कहाँ हुआ था। अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए अनिका कहती है कि क्या और फिर कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? प्लीज थोड़ा सा हिंट दे दीजिए ना मिस्टर मारवा, जो मुझे जानना चाहिए लेकिन मुझे पता नहीं है। अनिका के इस सवाल पर अब रोहित अनिका के कानों के पास जाकर कहता है कि हाँ, मुझसे जुड़ा एक राज है जिसे तुम्हें खुद पता करना होगा अनिका, मैं नहीं बताऊंगा। अगर तुमने ये कर दिया तो मेरी कसम भी रह जाएगी और तुम्हें सच का भी पता चल जाएगा। रोहित के मुंह से ये बात सुनकर अब अनिका अपना एक हाथ से अपना सिर पीट लेती है और फिर से अपने मन में यही सोचती है कि उसकी माँ बूढ़े किंग ये दोनों
कम थे क्या, आज उसे रोहित ने भी एक पहेली दे दी थी, क्योंकि जब से अनीका इन सब पहेलियों का, इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए तैयार हुई थी, तब से ही अनीका के सामने पहेलियों पर पहेलियां ही आ रही थी। पहले स्वाति मल्होत्रा उन्हें पहेली पर पहेली दे रही थी, जिससे अनीका उन पहेलियों को सुलझाकर आगे बढ़ रही थी। फिर उसकी मुलाकात जब किंग से हुई तो किंग भी उसे पहेलियां पर पहेलियां ही दे रहे हैं। और एक यहाँ पर जहाँ रोहित से उसे पूरा भरोसा था, अब रोहित ने भी उसे एक पहेली दे दी थी। इन पहेलियों के बारे में सोच सोच कर तो अब अनीका अपना माथा पकड़ लेती है कि क्या उसकी पूरी जिंदगी बस इन पहेलियों को ही सोल्व करने में निकल जाएगी। अब वो यही सोचती है कि कैसे पता लगाऊं मैं सच का। अनीका भी यही सोच रही थी कि तभी अनीका को एहसास होता है कि किसी ने उसके रूम के दरवाजे को नॉक किया है। जब बाहर से दरवाजे के नॉक की आवाज आई तब अनीका अपने सेंस में आई। अब अनीका जल्दी से तेज कदमों से जाकर अब अपने रूम के दरवाजे को खोलती है। जब अनीका अपने कमरे के दरवाजे को खोलती है तो वो देखती है कि सामने वहां पर रिया खड़ी थी। अपनी बेटी को ऐसे दरवाजे पर खड़ा हुआ देख के अनीका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। जब अनीका ने रिया को ध्यान से देखा तो उसने कहा कि ये प्रिंसेस फ्रॉक आपने उस पैलेस से कब ली। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब रिया कहती है, क्यों मम्मा, क्या वो कमरा मेरा नहीं था क्या? रिया के इस सवाल पर अब अनीका कहती है कि हाँ, वो रूम भी तुम्हारा था और वो रूम में रखी हुई हर एक चीज भी, वो भी सब तुम्हारी ही थी। लेकिन तुम ये फिरोक वहां से कब लेके आई? क्योंकि रिया ने जो फिरोक पहना हुआ था ये उन्हीं ड्रेसेस में से एक था जो किंग के महल में रिया के कमरे में थी। अनीका की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि मम्मा, अगर वहां सब मेरा था तो मैंने ले लिया ना। रिया की ये बात सुनकर अब अनीका अब याद करने लगी कि आयशा माँ और अलेक्जेंडर जब उन फूलों के साथ आ गए थे तो उसी वक्त हम सब बेहोश हो गए थे और रिया ने कब जाकर अपने रूम से ये फिरोक ले ली होगी। अपने ही ख्यालों से बाहर आते हुए ही अब अनीका ने रिया से कहा कि बहुत प्यारी लग रही हो तो आप इस फिरोक में। अपनी मम्मा की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि मम्मा, डैड कहाँ पर हैं? रिया की इस बात पर अब अनीका कहती है, अंदर ही है, आ जाओ अंदर आके मिल लो। ये सुनते ही अब रिया रोहित के पास जाकर कहती है, डैड आज मैं कैसी लग रही हूँ? रिया की इस बात पर अब रोहित कहता है कि कोई हेयर स्टाइल क्यों नहीं की है। रोहित के इस सवाल पर अब रिया कहती है कि डैड, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था कि मैं कौन सा हेयर स्टाइल करूं। और भूमिका बुआ भी तो अब तक सो ही रही है, तो बताओ ना मेरी हेल्प कौन करता? क्योंकि फैशन के मामले में तो बस मुझे भूमिका बुआ से ही उम्मीद है। रिया की ये बात सुनकर अब रोहित जल्दी से ड्रेसिंग टेबल के पास जाकर कोम और कुछ हेयर एसेसरीज अनीका की लेकर आता है और वो रिया से कहता है कि बैठो यहाँ पर। रिया भी अब अपने डैड के कहे अनुसार अपनी डैड की बात को मानकर वहीं पर ही बैठ जाती है और वो अब अपने डैड को देखती है। तो वहीं रोहित ने कुछ ही देर में एक अच्छी सी हेयर स्टाइल अब तक रिया की कर दी थी। ये देखकर तो अब अनीका कहती है कि समझ में नहीं आ रहा है कि बारबी डॉल ज्यादा सुंदर है या फिर मेरी अनीका की ये रियल बारबी डॉल, क्योंकि मुझे तो अब यही समझ में नहीं आ रहा कि सबसे सुंदर कौन सी बारबी डॉल है। जब रिया ने खुद अपने जब मिरर में देखा तो उसने कहा कि वाओ डैड, आप तो मल्टी टैलेंटेड हो। मुझे नहीं पता था आप इतना अच्छा मेरा हेयर स्टाइल भी कर सकते हो। अब तो मैं अपने सारे ही हेयर स्टाइल आपसे ही करवाऊंगी। ये कहते हुए ही रिया अब रोहित से कहती है कि अब हम जा रहे हैं डैड। रिया की बात को सुनकर अब रोहित कहता है, देखो वहाँ ज्यादा खेलकूद मत करना, थोड़ा सा ध्यान से रहना और वहाँ रुकने की जिद तो बिल्कुल भी मत करना। जितनी जल्दी हो सके वहाँ से आ जाना रिया, क्योंकि अभी वहाँ पर महल में रुकने के लिए मत कहना। रोहित की ये बात सुनकर अब रिया कहती है कि ओके डैड, मैं जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगी, मैं आपको डिसअपॉइंट नहीं करूंगी। ये कहते हुए ही अब रिया रोहित को बाय बोलकर अब कूदते हुए ही उनके रूम से निकल जाती है। रिया को इतना खुश देखकर तो अनीका और रोहित के चेहरे पर भी एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि सच में उसकी बेटी आज एक रियल बारबी डॉल लग रही थी। क्योंकि रिया खुद इतनी सुंदर थी, उसका शरीर भी अच्छा गोल मटोल सा था और उसके ऊपर ये ड्रेस बहुत ही सुंदर लग रही थी। यहाँ अनीका अब अपना कोम उठाकर कहती है कि मेरा भी मिस्टर मारवा, जब आपने अपनी प्रिंसेस का हेयर स्टाइल कर दिया है तो प्लीज अब मेरा भी हेयर स्टाइल कर दीजिए ना। अनीका की इस बात पर अब रोहित उसे हैरानी से देखता है, क्योंकि आज से पहले तो अनीका ने कभी भी ऐसी जिद नहीं की थी। क्योंकि कई बार जब रोहित अनीका की किसी भी चीज में हेल्प भी करता था, मेकअप
मेकअप वगैरह में तो अनिका चिढ़ जाया करती थी। रोहित की हैरानी को देखकर अब अनिका कहती है कि क्या आप मेरी हेयर स्टाइल करने वाले हैं या फिर मैं भी अपने पापा से ही करवा लूं। इससे पहले कि अनिका की इस बात पर रोहित कोई भी जवाब देता तभी दोनों के ही कानों में करण गुलेरिया की ही आवाज आई, क्योंकि अनिका ने तो बस रोहित को चिढ़ाने के लिए अपने पापा का नाम लिया था, लेकिन वो दोनों ही नहीं जानते थे कि करण गुलेरिया वहीं पर ही आ गए थे। अब करण गुलेरिया की आवाज आती है कि अगर मेरी बेटी की यही डिमांड है तो मैं उसे पूरा जरूर करूंगा, क्योंकि मैं भी इस दिन को बहुत ही मिस कर रहा था कि कभी मैंने बचपन में अपनी बेटी के बालों में कोम नहीं किया, क्योंकि जब मैं रोहित को ये सब करते हुए देख रहा था तो मैं भी उन पलों को बहुत ही मिस कर रहा था कि काश मैंने भी इन पलों को जिया होता। लेकिन अगर सच में मेरी बेटी बड़ी होने के बाद भी अगर ये सब चाहती है तो मैं क्यों नहीं करूंगा। करण गुलेरिया की ये बात सुनकर जहां रोहित के फेस पर एक स्माइल आ गई थी तो वहीं अनिका को थोड़ा सा एम्बैरेसिंग लग रहा था, क्योंकि अनिका ने तो रोहित को बस ये एक फन के वे में कहा था, क्योंकि उसे बस रोहित को चिढ़ाने के लिए ऐसा कहा था। वो बस उस समय रोहित का रिएक्शन देखना चाहती थी। और जब से वो अपने पापा के पास आई है उसने कभी ऐसी कोई भी जिद नहीं की थी, क्योंकि अनिका एक फॉर्मल वे में ही अपने पापा के साथ रहती थी। वो तो बस रोहित को चिढ़ा ही रही थी। करण गुलेरिया अब अनिका को ड्रेसिंग टेबल पर बैठने के लिए कहते हैं। अनिका भी हैरानी से कभी रोहित को देखती है तो कभी अपने पापा को, क्योंकि अनिका ने कह तो दिया था लेकिन अब वो अपने पापा का दिल नहीं तोड़ना चाहती थी उन्हें मना करके, और वो उनसे कोम भी नहीं करा पा रही थी। करण गुलेरिया अब अनिका से कहते हैं, बैठो ना अनिका यहाँ पर, अब क्या हुआ तुम्हें। अपने पापा की बात को सुनकर अनिका फिर ड्रेसिंग टेबल पर बैठ जाती है और अब वहीं करण गुलेरिया अपने हाथ में कोम लेकर अब अनिका के बालों को संवारने लगते हैं। ये लम्हा देखकर जहां एक तरफ रोहित के चेहरे पर एक स्माइल थी तो वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया और अनिका की आंखें अब नम हो गई थी। दोनों ही अपने अपने इमोशंस पर कंट्रोल तो बहुत कर रहे थे, लेकिन उनके चेहरे को देखकर साफ साफ पता चल रहा था कि वो दोनों ही कितने इमोशनल हो गए थे। क्योंकि जहां अपने बचपन में अनिका ने बाप बेटी के इस बॉन्ड को नहीं जिया था तो वहीं दूसरी तरफ करण गुलेरिया भी अपनी बेटी से दूर ही थे। इवन उन्हें तो ये भी नहीं पता था कि उनकी कोई बेटी भी है इस दुनिया में। कुछ ही देर में अब करण गुलेरिया ने अनिका को अच्छी सी एक हेयर स्टाइल कर दी थी। करण गुलेरिया अब अनिका से पूछते हैं कि कैसा लगा तुम्हें, पसंद आया क्या ये हेयर स्टाइल। करण गुलेरिया की इस बात पर अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और फिर वो अपनी जगह से खड़ी होते हुए कहती है, पापा आप यहाँ कुछ काम था क्या, या फिर आप मेरी हेयर स्टाइल करने के लिए ही आए थे। अनिका की इस बात पर मानो करण गुलेरिया के चेहरे पर एक स्माइल आ गई थी और वो कहते हैं कि मुझे तुम दोनों से कुछ जरूरी बात करनी थी। मैं बस उसी बात के सिलसिले में ही यहाँ पर आया था, लेकिन जब मैंने यहाँ पर रोहित को हेयर स्टाइल करते हुए देखा तो फिर मेरा भी मन किया कि काश मैं बिन लम्हों को जी पाता। करण गुलेरिया के मन में जो भी इमोशन चल रहे थे उसने खुलकर रोहित और अनिका के सामने अपनी बात को बयां कर दिया था। ये कहते ही अब करण गुलेरिया अब अनिका और रोहित के रूम के दरवाजा बंद करने ही जाने वाले थे कि तभी उनके सामने आकाश से बात करता हुआ मयूर आ गया था। क्योंकि जब वो दरवाजा करण गुलेरिया बंद कर रहे थे तो सामने से मयूर गुलेरिया और आकाश गुलेरिया दोनों ही बातें करते हुए आ रहे थे। मयूर गुलेरिया आकाश से कहता है कि तू थोड़ी देर रुक, तुझसे बात करता हूँ। ये कहते हुए ही मयूर कहता है कि करण अंकल हम सभी यहाँ से राजमहल के लिए निकल रहे हैं। क्योंकि मयूर गुलेरिया ने भी करण गुलेरिया को दरवाजे पर देख लिया था, इसलिए मयूर करण गुलेरिया को अपडेट देते हैं। मयूर की ये बात सुनकर अब रोहित कहता है कि तुम रुको थोड़ी देर। ये कहते हुए ही अब रोहित अपने ड्रॉर से एक फोन निकालता है और फिर तब उस फोन को निकालकर अब उसे मयूर को दे देता है और कहता है कि अगर तुम्हें वहां पर कोई भी गड़बड़ महसूस हो तो तुम हमसे किसी का भी नंबर लगाओगे तो हम सब के पास ही अलर्ट का सिग्नल आ जाएगा इस फोन से। इसलिए इस फोन को अपने पास ही रखना और हमें जल्द से जल्द इससे कॉल कर देना, क्योंकि इस फोन में एक ऐसा फीचर्स है अगर तुम एक बार की इमरजेंसी के लिए कोई भी कॉल करोगे तो वो हम सबको मिल जाएगा और कोई ना कोई जो तुम्हारे पास होगा वो तभी वहां पर पहुंच जाएगा। रोहित की ये बात सुनकर अब मयूर गुलेरिया कहता है कि क्या इसकी जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि रोहित जिस तरह से पैनिक कर रहा था राजमहल जाने के लिए उस चीज को देखकर तो अब मयूर गुलेरिया भी हैरान हो गया था। लेकिन रोहित भी तो सच ही कर रहा था, क्योंकि जिस तरह से पिछली बार राजमहल पर हमला हुआ था उस चीज को देखकर अब रोहित किसी भी तरह का कोई भी चांस नहीं लेना चाहता था। इसलिए रोहित पूरी सिक्योरिटी के साथ मयूर को यहाँ से भेजना चाहता था। लेकिन मयूर इतनी सिक्योरिटी को देखकर, ये रोहित की इतनी चिंता को देखकर अब मयूर सीधे ही कह देता है कि मिस्टर मारवा, क्या इसकी जरूरत पड़ेगी क्या? मयूर की इस बात पर अब रोहित कहता है कि फ्यूचर कोई प्रिडिक्ट नहीं होता, हमें फ्यूचर में क्या हो सकता है क्या नहीं होता है हम कुछ नहीं बता सकते हैं। तुम इसे बस एज ए सिक्योरिटी अपने साथ लेकर जाओ, अगर ज़रूरत पड़ती है तो उसे यूज कर लेना, अदरवाइज तुम इसे लेकर वापस से आ जाना।